हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा में। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। 19 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये इसका 20वां लेक्चर है। इससे पहले आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, तो आप सब ने ज़रूर देखा होगा। तो उसी के साथ चलिए आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस लॉ यानी गाउस के नियम पर आधारित प्रश्न। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से एक दो न्यूमेरिकल बेसिक जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एक बार आरबीएससी में आया था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक बॉडी थी, ये एक बॉडी थी, उसने इस पार्ट को शेड कर दिया था। उसने यहाँ पे एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और -1 माइक्रोकुलाम आवेश दे दिया था शेडेड रीजन के अंदर, और यहाँ पर 2-3 चार्जेस दे रखे थे और यहाँ पर भी दे रखे थे। तो उसने पूछा था इस छायांकित भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो हमारे पास सिग्मा Q/ε0 से इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन 2 और -1 ही चार्ज लेंगे। यहाँ पे कुछ भी चार्ज रखा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जिसका हमें पूछा हमें उससे ही लेना देना होता है। तो यहाँ पे 2 और 1 -1 करेंगे तो इतना आ जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। और इसके लिए आप सबको पता है 8 × 8 5 × 10⁻⁻12, और ये है 10⁻⁻6। बस आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये आप खुद करेंगे आगे। ये होगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाला छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो आरबीएससी ने पूछा था। अब अपन थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसके अलावा बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ये आपको एक प्लेट दे रखी है जो कि एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट है मतलब वर्गाकार है, तो इसके सारे साइड इक्वल होंगे। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और दिखने में नहीं लग रहा हो वो मान लेना, लेकिन हाँ ये 10 सेंटीमीटर है। और इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर है। कई जगह इस क्यू की जगह कई क्वेश्चंस के अंदर जो आते हैं एग्जाम में वो बस क्यू चेंज कर देता है, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 6 कूलाम या माइक्रो कूलाम में वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इस प्लेट से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इस सतह या इस प्लेट से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था आप गाउस के नियम का उपयोग तभी कर पाएंगे जब ये कोई बंद सतह हो या कोई क्लोज सरफेस हो, लेकिन ये क्लोज तो है नहीं। तो हमको एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे बेटर यही, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो उसको एक क्यूब बना देते हैं। तो क्यूब हमारे लिए एक आइडेंटिकल फिगर भी है, हम जानते भी हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ। तो हमारे पास क्यूब बन गया, क्योंकि आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर थी और चार्ज जो है आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, चार्ज 5 सेंटीमीटर पे आपको दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरा है वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने सब जगह स्क्वायर ही तो लगाए। भाई नीचे एक स्क्वायर था, आई थिंक सो आप समझ पा रहे होगे। नीचे की स्क्वायर था, इधर 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 चारों तरफ से हमने और स्क्वायर लगा के इसको एक क्यूब बना दिया। ये 10 है, ये भी 10 है, बाकी सब जो है 10-10 ही है। तो इसका जो चार्ज है वो बिल्कुल कहाँ पे आ गया, आपके सेंटर में आ गया। मतलब ये जो आवेश है वो बिल्कुल कहाँ पे आ गया, इसके मध्य में आ गया। जब कोई भी चार्ज किसी के सेंटर में रखा हुआ होता है तो उसकी सारी सरफेसेस से निकलने वाला फ्लक्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर चार्ज बिल्कुल सेंटर में रखा है तो यहाँ पर सारी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, एक जैसा होगा। क्योंकि यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ऊपर भी 5 है। तो इस चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो हर जगह से एक समान निकलेगी। पर इनके सपोज चार्ज यहाँ रखा होता तो फिर बात कुछ और होती, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि इस पे आवेश अंदर कितना है टोटल Q, तो इससे संबंधित फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास Q/ε0। लेकिन ये तो इस पूरे बॉक्स से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान है, और हमको तो निकालना था सिर्फ नीचे वाली सरफेस के लिए। तो जैसा मैंने आपको बोला ये इस पूरे बॉक्स से संबंधित विद्युत फ्लक्स है, और मैं कह रहा हूँ हर सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान समान होगा। तो अपन इस जो फ्लक्स है उसको 6 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। जो एक भाग होगा वो इससे संबंधित होगा, भाई इससे भी वही होगा, इससे भी वही होगा, आगे वाली से, पीछे वाली से, ऊपर वाली से, सबसे सेम ही होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ नीचे वाली से मतलब है, इस वाली से। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे संबंधित क्योंकि समान ही होने वाला है, तो जब अपन नीचे वाली सरफेस से निकालेंगे उसको डैश नाम दे देते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q/ε0/6 यानी 5/6 के इक्वल, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी Q/6 ε0। सो इसका
आंसर। सिंपल है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यही एक क्वेश्चन इस तरीके का भी है कि आपको इस तरीके का एक हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला दे रखा है और अर्धगोले के जस्ट ऊपर सतह पर सेंटर में एक आवेश चार्ज क्यू दे रखा है और इसने पूछ लिया इस अर्धगोले से संबंधित यानी इस हेमीस्फेयर से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अगेन ये हेमीस्फेयर कंप्लीट नहीं है, क्लोज सरफेस नहीं है। जब कोई सरफेस क्लोज नहीं होती तो हमें बनानी पड़ती है, तो हम एक और हेमीस्फेयर ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक थोड़ा मान लेना ना, थोड़ा मेरे को ओवल लग रहा है लेकिन हाँ मान लेना है, नहीं कोई हेमीस्फेयर है, गोला है आधा गोला, तो उसको अपन ने आधे और गोले से ढक दिया। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू। इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे गोले से संबंधित है, पूरे स्फीयर से संबंधित है, लेकिन हमको तो सिर्फ आधे के लिए निकालना था, तो आधे से संबंधित कितना हो जाएगा, 5 = 5/2। यानी आप इसके जितने टुकड़े करोगे वो उतने में विभाजित हो जाएगा। जैसे आप अपने पूरे क्यूब को, पूरे के पूरे घन को 6 बराबर टुकड़ों में बांटा, एक नीचे वाली प्लेट इधर, ऊपर, इधर, आगे और पीछे, तो एक जो पार्ट होगा उससे 1/6 हो गया। ऐसे जब इस स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 टुकड़ों में विभाजित करूंगा, तो उससे संबंधित कितना हो जाएगा, 1/2। इस पे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला इस बार आवेश जो है ये इस तरीके की, इस बार अपन को एक क्यूब दे रखा है, हम बोल लेते हैं क्यूब, ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, तो ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ऊपर वाली सरफेस पे। अब ऑब्वियस ही बात है, अब ये जो चार्ज है ऊपर वाली सरफेस पे रखा हुआ है, तो हम चाह करके भी इसकी वैल्यू अभी तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ओरिएंटेशन को, है ना। अपन इस चार्ज को यहाँ रख देते हैं बिल्कुल कॉर्नर में, ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब इस जो आपका वो है क्यूब है, इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है पूरा नहीं है, तो हमको इसको पूरे एक डब्बे के अंदर डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी एक क्यूब बना देंगे, मेरी भावनाओं पे जाइएगा, डायग्राम पे नहीं। तो यहाँ पे भी एक क्यूब है, ये पीछे भी एक क्यूब हो गया हमारे पास, ताकि ये सब जगह से एक जैसा हो जाए। यहाँ पे भी एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 नीचे क्यूब हो गए, 4 ऊपर भी क्यूब हो जाएंगे इस तरीके से। जैसा मैंने बोला भावनाओं पे जाना, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो सकता है। तो ऐसे ही 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 8। तो हमारी इस पूरे से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कितने डब्बे बनाए आपने, 8। तो 8 में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। एक से संबंधित फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, 5 = Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी अपन ने इसको 8 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। बात आई थिंक सो आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब अपन एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आता है और आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, आपको क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन ये, अकॉर्डिंग टू द फिगर एस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू E0 x I कैप। यानी अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो दे रखी है ई वेक्टर इक्वल्स टू E0 x I कैप, ठीक है। is situated in a cube, the each side of a cube is 1 सेंटीमीटर। यानी उसकी क्यूब के अंदर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उस क्यूब की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर। बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे E0 की वैल्यू अपन को दे रखी है 25 × 10⁻⁴ इट्स 2.5 और 25, इट्स 2.5। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 2.5 है, इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो हाँ, न्यूटन पर कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम पर मीटर। सो ये हमारे को E0 की वैल्यू दे रखी है और हमको इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू निकालनी। क्यूब का डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें नहीं है, आपको नीचे नहीं मिलेगा उसके अंदर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। तो क्यूब इस तरीके का बना हुआ आपको एग्जाम में भी मिल जाए या फिर नहीं मिले, दोनों ही चांसेस हैं। ऐसे मिलेगा तो सही,
ठीक है। सो हमको क्यूब दे रखा है जिसमें इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, यस इट इज़ 1 सेंटीमीटर, सारी 1 ही होगी, ऑब्वियस ही बात है क्यूब। सो क्वेश्चन देखते हैं अपन को क्या बोल रहा है, इस क्यूब से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। देखिए अभी तक जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, उसमें वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो कांस्टेंट होता था, नियतांक होता था। जैसे मैंने बोला 2, जैसे मैंने बोल दिया ना कि भाई 2 न्यूटन पर कूलाम, तो वो कांस्टेंट है। 3, 4, 5, 6 कोई भी संख्या बोल दो, सब कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो E है वो खुद किस पर निर्भर करता है, E नॉट तो कांस्टेंट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है, x पर। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी E की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी सिनेरियो कुछ इस तरीके का रहा होगा, इट मे बी एनीथिंग, लेकिन मैं आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो जैसे जैसे उसके पास आती जा रही है वैसे वैसे x के ज़्यादा पास आती जा रही है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से आपको समझ आ रही है तो आगे जाते 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 पास हो रही है, मतलब जैसे जैसे आप x में आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसका यही मतलब है कि मतलब ये x पे डिपेंडेंट है, और x कैप का मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में, y और z से मतलब नहीं, इसलिए मैंने उसको किससे बनाया, सिर्फ x में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था E नॉट y जे कैप, तो उस केस में y की डायरेक्शन में हो जाती, बट मतलब यही है कि ये किस पे डिपेंडेंट है, x पे। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे बात करूँगा तो कुछ और होगी, यहाँ पे बात करूँगा तो कुछ और होगी, आगे जाऊँगा तो और बढ़ती जाएगी। किस अकॉर्डिंग बढ़ेगी, वो x के साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके जो 6 पार्ट हैं, 6 सरफेसेस हैं, नीचे ऊपर इधर इधर आगे और पीछे, इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकालने से पहले इनके कोण देख लेंगे, क्योंकि इसके 6 भाग हो जाएंगे ना। जब मैं फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास हो जाएगा सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ऐसे 3 हो जाएगा, S3, S4, S5 और S6, 6 सरफेस हो गई ना इसकी। तो ये सब आपस में क्या होंगे, जोड़ेंगे ना। तो अपन को सबसे पहले तो एंगल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जो पहली सरफेस है, किसी को कुछ भी मार्क कर लीजिए, इसको S1 बोल दीजिए, आगे वाली सरफेस को, ऊपर वाले को S2 बोल दीजिए, पीछे वाले को S3 बोल दीजिए, आगे वाली को S4 बोल दीजिए, नीचे वाली को S5, और कौन सी रह गई, और एक पीछे वाले को S6 बोल दीजिए। ठीक है, ऐसा उतना मुश्किल नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो बस आपको एंगल देखना है। E की डायरेक्शन ये रही, इसके एरिया वेक्टर S1 की डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी, ये S1 वेक्टर हो गया हमारे पास। यानी E की डायरेक्शन और S1 की डायरेक्शन सेम है, यानी S1 के लिए जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, EDS cos 0। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। S2 सरफेस ऊपर वाली मानी है, तो ये इसका S2 वेक्टर तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 का ना। ये भाई इधर जा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, सॉरी इसका एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, EDS cos 90 डिग्री। तीसरी सरफेस अपन ने ये वाली मानी है, इधर वाली ये वाली। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा पीछे की तरफ, जैसे आप समझे, इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ क्यूब की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझना थोड़ा सा कि भाई ये क्यूब रखा हुआ है ना, एक क्यूब समझ लो इसको। तो इसके लिए जब एरिया वेक्टर अपन ने निकाला, इसको S1 नाम दिया, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम दिशा में, तो एंगल कितना आ गया, 0। फिर अपन ने इसके ऊपर बोला इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर जा रही है क्योंकि वो I कैप की डायरेक्शन में, J कैप की डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा इसका, 0। अब अपन S3 पे आए, S3 की तरफ इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनेगा, 180। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा EDS cos, मैं नीचे लग रहा हूँ इसके, cos 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था। अब नेक्स्ट S4 सरफेस के बारे में बात करते हैं। S4 सरफेस हमारी नीचे वाली, सॉरी S4 अपन ने आगे वाली, वैसे मैटर नहीं करता, तो आगे वाली सरफेस के बारे में बात करते हैं। आगे वाले का एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। अगेन कोण कितने का बना, 90 का, तो ये हो गया cos 90।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास S5 नीचे वाली सरफेस है, इसके साथ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और बैक वाले के लिए बनाओगे तो भी कितने का बनेगा, 90 का। तो आगे वाली दोनों में भी कितना बनेगा, EDS cos 90 और EDS cos ये भी 90। तो हमें इतना समझ आ गया। नहीं समझ आ रहा तो आप सीधा सीधा देखिए, इसके साथ 0, इसके साथ 180, 90, 90, पीछे वाले के साथ भी, ये जो पीछे होगी इसके भी 90 और नीचे होगी वो भी 90, ठीक है। तो ये हमें पता पड़ गया। इसमें से देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी 0 हो रही है, जिसके साथ 90 बन रहा है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये सब क्या हो गए, 0। जो हमारे पास बचे हैं वो S1 सरफेस बची है और S3, यानी आगे वाली और बैक वाली। सो S1 EDS cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 180 का मान -1 होता है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, EDS और ये हो गया हमारे पास S1। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास E कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो अपन को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, क्योंकि जो सरफेस है S3 है, S3 सरफेस के लिए इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि आप x पे खड़े हो। लेकिन आप जब इस पॉइंट पे आते हो, क्योंकि आप S1 सरफेस के लिए बात कर रहे हो, उसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। जैसे ही क्यूब है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, पॉइंट जो है वो कितना होगा, 0, बिल्कुल कॉर्नर में। थोड़ा आपको इधर बताता हूँ मैं, इधर आपको शायद विजिबल ना हो, तो ये आप एक्सेस मान लीजिए, ठीक है। तो इधर जब आपने रखा क्यूब को बिल्कुल इस लाइन पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये 1 सेंटीमीटर का, तो इस पॉइंट पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो इसका मतलब जब मैं S3 के लिए कैलकुलेट करता हूँ E की वैल्यू, तो उसके अंदर x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 0, यानी ये वैल्यू भी जब मैं रखूँगा तो हो जाएगा हमारे पास E0, x की वैल्यू कितनी है, 0, और ये DS S3 के लिए माइनस S1 के लिए बात करते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास E0। अब इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 मीटर, तो हो जाएगा 0.01 मीटर, और DS आपका एज इट इज, ठीक है। इसमें ये वैल्यू भी हो गई आपके पास 0, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची है S1, ये शायद आपका विजिबल नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास जाएगा S1, E0 आपका कांस्टेंट है, 0.01 आपका कांस्टेंट है, और ये आ रहा है हमारे पास DS मतलब इस आगे वाली सरफेस का एरिया। तो इस आगे वाली सरफेस का एरिया है तो एक स्क्वायर ही, वर्ग ही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो हो गया 0.01 E0 तो था ही, इसकी हो गई E0 a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 0.01, तो हो गया हमारे पास 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इस पॉइंट को अपन लिख सकते हैं 10 की घात -2, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 की घात -4, और यहाँ पे हमारे पास E0 की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की घात 5। सॉल्व करिए, 4 2 हो गया 6, और इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा -1, यानी 2.5 इंटू -1, -1 जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.5। फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स, इससे संबंधित जो फ्लक्स है उसका मान दिया गया। बस आपको ध्यान ही रखना है कि आपको 6 के 6 सरफेस यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। यस, हमारा आंसर सही है। इसके बाद इसने हमसे एक चीज़ और पूछी है, इसमें कितना आवेश है। भाई इसमें आवेश है तभी तो उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रही है, तभी तो इससे संबंधित जो फ्लक्स है उसका मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। सो अगर अपन को आवेश निकालना है तो ये तो पहली कैलकुलेशन हो गई। तो फ्लक्स बराबर अपन ने कितना पढ़ा था, Q/ε0। फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0.25, Q की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू हो गई 0.25 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब 1/, ये चाहो तो ये हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और ये इसको कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, तो Q बराबर हो गया 8.85/4 इंटू 10 की घात -12, 4 देता हूँ कूलम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लगभग 4 एकम 4, तो लगभग हमारे पास चार्ज आ गया
2.21 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो इसके अंदर इतना आवेश है। जब आप फ्लक्स निकालना तो सीधा सीधा कूलाम का लॉ लगाना है ताकि आप किसकी वैल्यू निकाल सकें, क्यू की वैल्यू। अब एग्जाम में जरूरी नहीं सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको थोड़ा सा चेंज करता है। वो चेंज कैसे करता है मैं समझाता हूँ। वो क्यूब को थोड़ा आगे रख सकता है। कई जो CBSE के क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही आया है कि वो क्यूब को यहाँ रखने के बजाय यहाँ पे रख देता है। ठीक है ना, तो वो क्यूब को यहाँ रख देता है, यानी 1 सेंटीमीटर आगे। जब 1 सेंटीमीटर आगे रखेगा तो बस चेंज इतना आएगा, बाकी सब की सब कैलकुलेशन ही यहाँ पे चेंज हो जाएगी ये चीज। जैसे हमारे लिए इसके लिए यहाँ पे 0 हो गई थी क्योंकि क्यूब बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ था, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, क्योंकि अपन यहाँ पे x की तो वैल्यू रखी है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 1। लेकिन अगर जब मैं इस क्यूब को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,0। तो चेंज इतना आएगा कि यहाँ पे तो x की कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे x की कितना आ जाएगा 2, वही 0.02 और यहाँ पे 0.01। ठीक है। सेम क्वेश्चन सिलेंडर से भी पूछा गया है, यानी आपको यहाँ पे एक क्यूब के बजाय वो सिलेंडर रख के दे देता है, बेलन, तो वो भी बहुत ईजी होता है। ठीक है। इसमें जैसे इतनी सारी सरफेस अपन को कंसिडर करनी पड़ रही है, उसमें तो इतनी सारी करनी भी नहीं पड़ती, 6। तो ये सिलेंडर रखा हुआ है। जैसे आपको इसकी लेंथ मैं बोल देता हूँ 1 सेंटीमीटर दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो इसमें 3 सरफेस हो जाएगी, एक तो आगे वाली, एक है पीछे वाली, और एक इसका ये कर्व सरफेस। आपने पहले का लेक्चर देखा तो आपको पता है इसका एरिया वेक्टर यहाँ आता है S1, इसका एरिया वेक्टर यहाँ आता है S2, और इस कर्व का एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ आता है। आप ये सिलेंडर है, इसका एरिया वेक्टर जब लेंगे तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में ले हमेशा क्या आएगा, इसके लंबवत, परपेंडिकुलर। ई की डायरेक्शन तो ये है ही। इसकी वजह से जो इसकी वजह से फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। सरफेस वही लेना है S1 और S2। जैसे यहाँ पे हमारे पास S1 और S3 है, यहाँ पे S1 और S2। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एरिया जो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एरिया आया भुजा स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, πr² इसके लिए भी और πr² इसके लिए भी। वही सेम यहाँ पे x के लिए हो जाएगी 0.01 और यहाँ पे x के लिए हो जाएगी 0.02। क्वेश्चन सेम है, कुछ भी डाल सकता है वो। ठीक है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें सिलेंडर होता है तो फिर क्यूब होता है। आई थिंक सो आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर लीजिए। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।